भारतीय राजनीति में वंशवाद या परिवारवाद ये शब्द हम अक्सर सुनते हैं ना। हाँ बिल्कुल। पर ये सिर्फ कोई चुनावी मुद्दा है या हमारी राजनीति की कोई गहरी सच्चाई, और इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर पड़ता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है, भारत में वंशवाद की राजनीति, अभिशाप या निरंतरता, वो इस पूरी बहस के कई अलग अलग पहलू सामने रखती है। जी। तो चलिए इसी के आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि ये भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई रुकावट है या फिर ये इसकी व्यवस्था का एक हिस्सा बन गया है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि जब हम वंशवाद कहते हैं तो इसका ठीक मतलब क्या होता है। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो वंशवाद मतलब जब राजनीतिक ताकत या कोई पद या प्रभाव एक ही परिवार के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अच्छा। हाँ, इसका सबसे बड़ा उदाहरण शायद हमें आज़ादी के बाद देखने को मिला, जब जवाहरलाल नेहरू, फिर उनकी बेटी इंदिरा गांधी और फिर उनके बेटे राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। इससे आप कह सकते हैं एक विचार मजबूत हुआ कि सत्ता शायद कुछ परिवारों तक ही सीमित रह सकती है। हाँ, ये बात तो है। कांग्रेस और नेहरू गांधी परिवार का जिक्र तो सबसे पहले आता है। जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज राहुल और प्रियंका गांधी तक। बिल्कुल, वो सबसे प्रमुख उदाहरण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा आपने कहा, कि ये कहानी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है। अच्छा। हाँ, जो जानकारी हमारे पास है वो दिखाती है कि ये चलन तो पूरे भारत में फैला हुआ है। मतलब आप देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह यादव के बाद अखिलेश यादव। हाँ। बिहार में देखिए राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी, लालू प्रसाद यादव के बाद तेजस्वी यादव। तमिलनाडु में डीएमके करुणानिधि के बाद एमके स्टालिन। महाराष्ट्र में शिवसेना का ठाकरे परिवार है, एनसीपी का पवार परिवार है, पंजाब में बादल परिवार। मतलब ये लिस्ट काफी लंबी है। तो ये किसी एक पार्टी या किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। ये समझना जरूरी है। सही बात है। इतने सारे उदाहरण जब सामने आते हैं तो ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या ये स्थिति हमारे लोकतंत्र के लिए वाकई एक अभिशाप है, जैसा कई लोग मानते हैं। हाँ, और इसके खिलाफ काफी मजबूत तर्क दिए जाते हैं। एक मुख्य चिंता तो यही है कि ये भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म जिसे कहते हैं, उसको बढ़ावा देता है। मतलब योग्यता की जगह जान पहचान या रिश्तेदारी को ज्यादा महत्व मिलता है। सही। इससे होता क्या है कि जो नए लोग हैं, जिनमें काबिलियत है, उनके लिए राजनीति में जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, ये तो है। ये भी कहा जाता है कि इससे भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ती है और पार्टियों के अंदर का जो लोकतंत्र है वो कमजोर होता है। क्योंकि टिकट अक्सर परिवार के नाम पर ही बढ़ जाते हैं, तो मतदाताओं के पास असली विकल्प बचते ही नहीं है कई बार। ये तो हुई इसके नकारात्मक पहलू की बात, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, जिसे हमारी स्रोत सामग्री निरंतरता या कॉन्टिन्यूटी कहती है। इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए, कुछ पहलू इसके पक्ष में भी रखे जाते हैं। जैसे एक तर्क ये है कि जाने पहचाने नामों पर मतदाताओं का भरोसा अक्सर जल्दी बन जाता है। अच्छा। हाँ, जिससे एक तरह की राजनीतिक स्थिरता, स्टेबिलिटी आती है। फिर इन परिवारों के पास सालों का अनुभव होता है, उनका अपना जमा हुआ राजनीतिक नेटवर्क होता है, संसाधन होते हैं। एक और दिलचस्प बात यह है कि हमारे जैसे समाज में, जो काफी हद तक पितृसत्तात्मक है, इसने कई बार महिलाओं को राजनीति में आने और टिके रहने का एक रास्ता भी दिया है। हाँ, जैसे इंदिरा गांधी। बिल्कुल, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी से लेकर आजकल सुप्रिया सुले तक कई उदाहरण हैं। और ये भी मानना पड़ेगा कि कई वंशवादी नेता जैसे अखिलेश यादव या एमके स्टालिन, इन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता साबित भी की है। ऐसा नहीं है कि सब अक्षम ही होते हैं। ये समझना वाकई दिलचस्प है कि आखिर वोटर, मतदाता इसे स्वीकार क्यों करते हैं। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? हाँ, ये बड़ा पेचीदा सवाल है। इसके पीछे कई परतें हैं, जैसा मुझे लगता है। कभी कभी तो राजनीतिक परिवारों से एक भावनात्मक जुड़ाव होता है। इमोशनल कनेक्ट। हाँ, जैसे नेहरू गांधी परिवार को आज़ादी के बाद देश बनाने वालों के तौर पर देखा गया। कई बार जाति या समुदाय की जो वफादारी होती है, वो पारिवारिक विरासत से जुड़ जाती है। अच्छा। और पार्टियों के अंदर जब लोकतांत्रिक प्रक्रिया थोड़ी कमजोर होती है, तो परिवार के सदस्य को ही एक तरह से स्वाभाविक उत्तराधिकारी मान लिया जाता है। और हाँ, इन परिवारों से जुड़े करिश्मे और स्थिरता के वादे को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। वो भी एक फैक्टर है। और अगर हम हाल के ट्रेंड्स को देखें, आजकल क्या चल रहा है, क्या कुछ बदल रहा है इस मामले में? यहाँ थोड़ी मिलीजुली तस्वीर दिखती है। एक तरफ हम देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी अक्सर दूसरी पार्टियों पर वंशवाद का आरोप लगाती है। हाँ, ये तो है। लेकिन जो उपलब्ध जानकारी है उसके हिसाब से देखें तो उनके अपने रैंक में भी कई नेता हैं जिनकी पारिवारिक राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, जैसे पीयूष गोयल हैं, अनुराग ठाकुर हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया। हाँ, कई नाम हैं। जी। दूसरी तरफ ऐसा भी लगता है कि युवा मतदाता,
जो नई पीढ़ी है वो अब इस मुद्दे पर ज्यादा सवाल उठा रही है। अच्छा, ये एक बदलाव है। हाँ, कह सकते हैं। साथ ही आप देखिए, नीतीश कुमार, नवीन पटनायक, ममता बनर्जी जैसे क्षेत्रीय नेताओं का उभार ये दिखाता है कि बिना पारिवारिक विरासत के भी आप राजनीति में शिखर तक पहुंच सकते हैं। बिल्कुल। और प्रधानमंत्री मोदी भी तो खुद को सेल्फ मेड नेता के तौर पर ही पेश करते हैं, जो वंशवाद की राजनीति के एकदम विपरीत है। तो हम वापस वहीं आ जाते हैं कि ये आखिर है क्या, अभिशाप है या निरंतरता? क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं हम? देखिए, यहाँ सबसे रोचक बात शायद यही है कि ये दोनों बातें एक हद तक सही हो सकती हैं। ये सच है कि वंशवाद लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए एक चुनौती पेश करता है, ये प्रतिभा के अवसरों को सीमित कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ। लेकिन साथ ही ये भारत के सामाजिक ताने बाने का भी एक प्रतिबिंब है, जहाँ परिवार और विरासत का सम्मान होता है और राजनीतिक पूंजी भी विरासत में मिलती है। अच्छा। तो ये भारतीय लोकतंत्र की एक सच्चाई भी है और साथ ही एक चुनौती भी, दोनों ही बातें हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि भारतीय लोकतंत्र लगातार विकसित हो रहा है, मैच्योर हो रहा है, लेकिन वंशवाद की राजनीति का अध्याय अभी बंद नहीं हुआ है। बिल्कुल। विश्लेषण तो यही कहता है कि ये तब तक मौजूद रहेगा जब तक मतदाता जाने पहचाने उपनामों को अहमियत देते रहेंगे, या जब तक पार्टियां अपने अंदरूनी लोकतंत्र को मजबूत करने से कतराती रहेंगी, और जाहिर है जब तक राजनीतिक परिवार अपने संसाधनों और प्रभाव का इस्तेमाल करते रहेंगे। सही कहा। ये एक जटिल चक्र है। हाँ। और जाते जाते अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या आने वाले समय में व्यक्तिगत प्रदर्शन और विकास के मुद्दों पर जो बढ़ता हुआ जोर है, क्या वो आखिरकार इन राजनैतिक वंशों की पकड़ को कमजोर कर पाएगा, भले ही नाम अब भी दरवाजे खोलते हों? या फिर हम वंशवाद की ही कुछ नए रूप उभरते हुए देखेंगे? ये सोचने वाली बात है।